हाँ, तो आपकी जो ज्योग्राफी की दूसरी वाली जो बुक है उसका सेकंड चैप्टर है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है और काफ़ी इजी है, सीधा सीधा फैक्चुअल नॉलेज है इसके अंदर, सीधा सीधा याद करना है। इसलिए मैंने आपको पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में कंप्लीट नोट्स बना के आपको दे रहा हूँ। इनको आपको बहुत अच्छे से मेरे साथ के साथ नोट्स आपको बनाना है, ताकि मोस्टली चीज़ें तो ऐसे ही याद हो जाएगी। और कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं मेन चीज़ तो वो है, इसलिए मैंने क्वेश्चन बना बना के आपके नोट्स बनाए हैं। ऐसा कैसा आपको लर्न करना है, ठीक है। और इसके बाद में इसी का जस्ट तुरंत MCQs वाला वीडियो भी आएगा, उसको तुरंत आपको सॉल्व करना है शाम के अभी, मतलब जैसे अभी ये मिल जाएगा तो तुरंत आपको वो मिल जाएगा, दोनों को सॉल्व कर देना ताकि कैसी आपकी प्रिपरेशन हुई अब अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। तो लेते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट है कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो हुई थी उससे संबंधित वैज्ञानिकों ने क्या क्या अपने तर्क रखे, क्या क्या उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट्स रखे। तो आर्ग्यूमेंट्स रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ द अर्थ गिवन बाय फिलोसोफर्स, तो उनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना है, ये मैंने क्वेश्चन पूरा बड़ा ले लिया। इस चैप्टर के अंदर, इन नोट्स के अंदर आपके पीछे वाले बुक में जो लास्ट में लिखे होते हैं चैप्टर के, वो सब क्वेश्चन सब कुछ नोट्स के अंदर आ जाए, नोट्स में इंक्लूड है। बस आपको ध्यान ही रखना है कि क्वेश्चन जैसे इसके अंदर मैंने 3 पॉइंट बनाए हैं। फर्स्ट में एक तो है कांट व लाप्लेस, फिर ओटो शिमर्ड और कार्ल वाइजास्कर भी है, और चैम्बरलेन और मोल्टेन भी है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आएगा, कांट व लाप्लेस ने क्या कहा, ठीक है, चैम्बरलेन और मोल्टेन ने क्या कहा, और तीसरा जो है ओटो शिमिड व कार्ल वाइजास्कर ने क्या कहा। तो तीनों अपन इसके आंसर के अंदर ले लिए। तीनों में से हो सकता है तीनों एक साथ पूछ ले, या फिर हो सकता है अलग अलग पूछ ले, इसलिए इस चीज़ को आपको समझते हुए नोट्स बनाना है, ठीक है। मैंने 3 पॉइंट बनाए हैं। तो मतलब अलग अलग विचार है, कोई तो कहता है पृथ्वी की उत्पत्ति मतलब ओरिजिन ऐसे हुआ, कोई कहता है अर्थ का ओरिजिन ऐसे हुआ। तो वो है, वो आपके कोर्स में 3 दे रखे हैं। तो पहले लेते हैं अपन कांट व लाप्लेस। ये 2 जने थे, कांट और लाप्लेस। ये क्या कहते हैं, इनके अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ, जो सूर्य की युवा अवस्था से संबंध है। मतलब सूर्य जब नया नया बना था, इससे निर्माण सूर्य का, तो सूर्य की युवा अवस्था हो गई। हालांकि अपन आगे और पढ़ेंगे सूर्य का निर्माण वगैरह कैसे हुआ। यानी कि कांट और लाप्लेस क्या कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू कांट एंड लाप्लेस द प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड आउट ऑफ ए क्लाउड ऑफ मटीरियल एसोसिएटेड विथ ए यूथफुल सन विथ वो स्लोली रोटेटिंग। वो चारों ओर घूम रहे थे। और इनकी जो तर्क है वो 1 स्टार थ्योरी या फिर ये एक तारक परिकल्पना या फिर निहारिका परिकल्पना भी कहते हैं इसको। ध्यान रखना, मैंने ब्रैकेट में 1796 लिखा है। इसका मतलब ये है कि निहारिका परिकल्पना का जो नाम दिया था वो 1796 में दिया था, 1796 में। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, क्या पता 1 मार्क्स में, कि निहारिका परिकल्पना जो है वो कब प्रस्तुत की गई, कब आई, उसका ओरिजिन कब हुआ। तो वो हुआ था 1796 में। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, वो भी ध्यान रख लेना, ठीक है। उसके नाम से जानी जाती है। या फिर ये भी आ सकता है कांट व लाप्लेस की जो थ्योरी है वो किस नाम से जानी जाती है, निहारिका परिकल्पना, ठीक है। दिस आर्ग्यूमेंट्स आर 1 स्टार थ्योरी या फिर नेबुलर हाइपोथेसिस। ये ध्यान रखना, नेबुलर हाइपोथेसिस के नाम से जानी जाती है। 1 स्टार तो खैर वो भी कोई वो नहीं है। सेकंड है, दूसरा पॉइंट है वो है चैम्बरलेन और मोल्टेन का। ये क्या कहते हैं कि 1900 ईस्वी में चैम्बरलेन और मोल्टेन ने कहा कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा सूर्य के नज़दीक आया था, उसके पास से गुजरा था, ठीक है। और इसके बाद में हुआ क्या कि वो तारा जो है वो गुरुत्वाकर्षण से सूर्य सतह से सिगार जानते हो ना, उस सिगार के आकार का कुछ पदार्थ निकल कर अलग हो गया, और ये धीरे धीरे इकट्ठा होकर, संघनित का मतलब इकट्ठा होकर ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गया। और ये तर्क कहलाता है द्वैतारक। वो तो एक तारक, ये द्वैतारक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। उसको 1 स्टार या फिर मोनो भी बोल सकते हो। मोनो वैसे वो बुक में लिखा हुआ नहीं है, मैंने ऐसे लिख दिया 1 स्टार या मोनो। ये जरूर लिखा हुआ है बाइनरी थ्योरी, सेकंड वाला, चैम्बरलेन और मोल्टेन वाला। तो इन 1900 Chamberlain and Moulton considered that a wandering star approached the sun. As a result, a cigar-shaped extension of material was separated from the solar surface. और फिर उसके बाद में क्या हुआ, and it slowly condensed into planets. और these arguments are binary theory. एग्जाम आ सकता है बाइनरी थ्योरी किन साइंटिस्टों की देन है। तो बाइनरी जो थ्योरी थी वो चैम्बरलेन और मोल्टेन ने दी थी, ठीक है। और अब तीसरा है ओटो शिमिड व कार्ल वाइजास्कर। ये क्या कहते हैं, इन्होंने कहा 1950 के अंदर बात है इनकी। देखो सबसे पहले 1796 वो था कांट और लाप्लेस, 1796। फिर आए ये आगे अपने चैम्बरलेन और मोल्टन, इनकी बात इन्होंने बात करी 1900 में, ठीक है। और अब ओटो शिमिड कार्ल वाइजास्कर, ये बात करें 1950 के अंदर। तो ईयर भी याद रखना, 1796, 1796, 1900 यानी कि 1900 और 1950 1950, ठीक है। 1950 में रूस के ओटो शिमिड व जर्मनी के कार्ल वाइजास्कर ने निहारिका परिकल्पना में कुछ संशोधन किया। इन्होंने कुछ चेंजेस किया। फर्स्ट निहारिका आई थी 1796 में, उसमें इन्होंने बदलाव किया। क्या बदलाव किया,
अच्छा एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है यहाँ से फिर कि निहारिका परिकल्पना में किसने चेंजेस किया, संशोधन किसने किया, तो आंसर लिखना है ऑटो शिम्ड व कार्ल वाइजास करना है। फिर ये भी आ सकता है कि चेंजेस किया या फिर संशोधन किया तो क्या किया, वो भी आंसर यही आंसर होगा। तो मतलब क्वेश्चन कैसा भी हो अपने नोट्स में से आएगा, ध्यान ही रखना है। In 1950, Otto Schmidt in Russia and Carl Weizsäcker in Germany somewhat revised the nebular hypothesis. क्या करा था इन्होंने? They considered that the sun was surrounded by solar nebula containing mostly the hydrogen and helium along with what may be termed as dust. उनके विचार से सूर्य एक सौर निहारिका से घिरा हुआ था जो मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और धूल के जो कण होते हैं उनसे बनी थी। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ? The friction and collision of particles led to formation of a disc-shaped cloud and planets were formed through the process of accretion. यानी कि इन कणों के घर्षण, मतलब फ्रिक्शन का मतलब रगड़, घर्षण व टकराने से एक चपटी तश्तरी जो होती है ना, उसकी आकृति में बादल का निर्माण हुआ और फिर बादल बनने के बाद में उनमें थोड़ी और बदलाव हुआ, अभिवृद्धि हुई, चेंजेस हुआ, वो बढ़ोतरी हुई और अभिवृद्धि प्रक्रम द्वारा ही ग्रहों का निर्माण हुआ। ये कहना है ऑटो शिम्ड और कार्ल वाइजास्कर का। तो बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, वो अपना कंप्लीट हुआ। अब एक नोट और लिख लेना, हॉयल। हॉयल का मतलब होता है स्थिर अवस्था संकल्पना दी थी हॉयल ने। ठीक है, हॉयल एक ऐसा मान लो कि व्यक्ति का, आदमी का नाम है, उसने स्थिर अवस्था संकल्पना दी थी, स्टडी स्टैट कॉन्सेप्ट। एग्जाम में आ सकता है कि स्थिर अवस्था संकल्पना किसने दी, तो आपको आंसर लिखना है हॉयल। 1 मार्क्स में कहीं लिखना है, बॉक्स बंद कर देना। ठीक है, और एक नोट और है, एग्जाम में आ सकता है कि ब्रह्मांड का जो विस्तार है उसका क्या अर्थ है, तो ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है आकाश गंगाओं के बीच की दूरी में विस्तार का होना, यानी कि द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स मींस इंक्रीज इन स्पेस बिटवीन द गैलेक्सीज। ये भी ध्यान रखना, ब्रह्मांड में विस्तार का मतलब क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा। ये दोनों नोट आपको अलग से बॉक्स बंद करके लिखना है। 1 मार्क्स से क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गए आपके। ठीक है, अब है सेकंड क्वेश्चन जो 100% एग्जाम में आने के पूरे चांस है। मैंने इंपॉर्टेंट में आपको लगवाया था, ये वो है बिग बैंग सिद्धांत, जो क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा वही है। बिग बैंग सिद्धांत का विस्तार से वर्णन कीजिए और राइट ऑन एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन बिग बैंग थ्योरी। तो इसका आंसर देखते हैं अपन। बिग बैंग थ्योरी को देखो एक्चुअल में क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में लिखेंगे अपन कि आधुनिक समय, मतलब अभी प्रेजेंट टाइम में, आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य जो सिद्धांत है वो बिग बैंग सिद्धांत है। ठीक है, और इसे विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। द मोस्ट पॉपुलर आर्ग्यूमेंट जो हैं अभी एट प्रेजेंट का रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स इज द बिग बैंग थ्योरी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, इसका सेकंड नाम क्या है, विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना यानी एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। अगला पॉइंट इसी में 1920 में क्या हुआ था, एडविन हब्बल ने प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, समय बीतने के साथ साथ आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही है। In 1920, Edwin Hubble provided evidence that the universe of expanding as time passes, galaxies more further and further apart। ध्यान रखना, 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। पहली बात ये कि जो ये बिग बैंग सिद्धांत वो किसने दिया, वो एडविन हब्बल ने दिया। कब दिया, 1920 में दिया। तो फिर क्वेश्चन तैयार हो गया 1 मार्क्स का। ठीक है, ओके। अब है आंसर कि बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार कैसे कैसे हुआ था, मतलब बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है वो देखते हैं अपन। फर्स्ट पॉइंट है, आरंभ व सभी पदार्थ जिनमें ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक यानी कि एक सिंगल परमाणु एटम के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे, जिसका आयतन अत्यधिक छोटा यानी सूक्ष्म व तापमान तथा घनत्व अनंत ज़्यादा था। तो आंसर देखते हैं इंग्लिश में। द बिग बैंग थ्योरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्स। फर्स्ट पॉइंट है, इन द बिगिनिंग ऑल मैटर फॉर्मिंग द यूनिवर्स एक्सिस्ट इन वन प्लेस इन द फॉर्म ऑफ ए टाइनी बॉल यानी सिंगुलर एटम बोलते हैं उसको, विद एन unimaginably small volume और infinite temperature and infinite density। ठीक है, ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है कि बिग बैंग की प्रक्रिया में इस अति छोटे गोलक में भीषण विस्फोट हुआ और इस प्रकार की विस्फोट प्रक्रिया से वृहद विस्तार हुआ, मतलब बहुत बड़े फैलाव हुआ। और वैज्ञानिकों का मानना है कि बिग बैंग की जो घटना आज से 13.7 अरब वर्षों पहले हुई थी, इसी विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो गई, यानी कि एट द बिग बैंग the tiny ball exploded violently that led to a huge expansion. It is now generally accepted that the event of Big Bang took place 13.7 billion years before the present। और हुआ क्या फिर, as it grow some energy was converted into matter।
और क्या हुआ था कि विस्फोट जब हुआ था तो विस्फोट के बाद 1 सेकंड के अल्पांश के अंतर्गत ही बहुत बड़ा विस्तार हुआ, बहुत बड़ा फैलाव हुआ। इसके बाद जो विस्तार की जो गति थी वो धीमी पड़ गई। बिग बैंग होने के आरंभिक 3 मिनट के अंतर्गत ही पहले परमाणु का निर्माण हो गया। देयर वॉज particularly रैपिड एक्सपेंशन विद इन फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड आफ्टर द बैंग, देयरफॉर द एक्सपेंशन हैज स्लॉड डाउन, उसके बाद में धीरे हो गया था। विद इन फर्स्ट 3 मिनट्स फ्रॉम द बिग बैंग इवेंट द फर्स्ट एटम बिगन टू फॉर्म। ठीक है, ऐसे ही तीसरा पॉइंट है कि बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 4500 केल्विन तक गिर गया और परमाणुीय पदार्थ का निर्माण हुआ। विद इन 3 लाख ईयर्स, इसको मैंने जीरोज में लिख रखा है, फ्रॉम द बिग बैंग टेम्परेचर ड्रॉप्ड टू 4500 यानी 4500 केल्विन एंड राइज टू एटॉमिक मैटर। तो इस तरीके से ये थी बिग बैंग थ्योरी के बारे में बातें। अब अपन लेते हैं तारों का निर्माण कैसे हुआ, द स्टार फॉर्मेशन। एग्जाम आ सकता है क्वेश्चन, तो ध्यान से पढ़ना कि प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा व पदार्थ का वितरण समान नहीं था, यानी कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर एनर्जी वॉज नॉट इवन इन द अर्ली यूनिवर्स। फिर क्या हुआ था कि घनत्व के आरंभिक भिन्नता से गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आई, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थ का एकत्रण हुआ, यानी कि द इनिशियल डेंसिटी डिफरेंसेस गेव राइज द डिफरेंसेस इन ग्रेविटेशनल फोर्सेस एंड इट कॉज्ड द मैटर टू गो डाउन टुगेदर। फिर हुआ क्या, ये जो एकत्रण हुआ, इसमें एकत्रण आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ, उससे मतलब आकाश गंगाओं का विकास का आधार बना। ठीक है, और एक आकाश गंगा जो है वो असंख्य तारों का समूह है, ये तो आपको सबको पता है ही। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है एक आकाश गंगा क्या है, तो एक आकाश गंगा असंख्य मतलब जिसके कोई संख्या ही गिनी नहीं जा सकती, असंख्य तारों का समूह होता है आकाश गंगा। ठीक है, यानी कि दिस फॉर्म द बेसिस फॉर डेवलपमेंट ऑफ गैलेक्सीज। ए गैलेक्सी कंटेन्स ए लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका, तैयार हो गया। अगला पॉइंट है, एक आकाश गंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है, जिसे निहारिका कहा गया। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है निहारिका क्या है, तो एक आकाश गंगा, यानी कि आकाश गंगा मतलब तो बहुत सारे स्टार्स हो गए, बहुत सारे तारे हो गए, तो वो समझना है कि एक आकाश गंगा के जो निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है, जिसे हम निहारिका कहते हैं। ठीक है, ए गैलेक्सी स्टार्स टू फॉर्म बाय accumulation of hydrogen gas in the form of a very large cloud called nebula, यानी कि निहारिका। नेबुला का मतलब निहारिका। और क्रमशः इस बढ़ती हुई निहारिका में गैस के झुंड विकसित हो जाते हैं और ये झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बनते हैं, जिससे तारों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। यानी कि इवेंटली ग्रोविंग नेबुला डेवलप्स लोकलाइज्ड क्लम्प्स ऑफ गैस और these clumps continue to grow into even denser gases bodies giving rise to formation of stars। ठीक है, इस तरीके से फिर वो गैस के झुंड बन जाते हैं, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो बन जाते हैं स्टार, यानी कि तारों का निर्माण हो जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष लाइट ईयर। ये क्या होता है देखते हैं। तो प्रकाश वर्ष दूरी का माप है। पहली बात तो ये कि दूरी का माप है, न कि प्रकाश का। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रखना, प्रकाश वर्ष दूरी का माप है, ध्यान रखना। ठीक है, यानी कि लाइट ईयर इज ए मेजर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, और प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। लाइट ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। अगला, एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा वह एक प्रकाश वर्ष होगा, यानी कि द डिस्टेंस द लाइट विल ट्रेवल इन 1 ईयर इज टेकन टू बी 1 लाइट ईयर, और ये है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के बराबर है। ठीक है, दिस इक्वल्स टू 9.46 मल्टीप्लाई बाय 10⁻12 किलोमीटर। ठीक है, उसके बराबर है। फिर पृथ्वी व सूर्य की औसत दूरी 14,95,98,000 किलोमीटर है। इन द मीन डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज 14 करोड़। ठीक है, 95,98,000 किलोमीटर है, ध्यान रखना। तो प्रकाश वर्ष के बारे में जितनी बातें बनती थी मैंने सारी इसके अंदर लिख दी हैं। आपको इसमें 2-3 क्वेश्चन आपके सीधे सीधे तैयार होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अब फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है ग्रहों का निर्माण कैसे होता है। जैसे अभी मैंने तारों का निर्माण पढ़ा था, अब पूछ रहा है ग्रहों का, यानी फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स होता था, फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स। प्लैनेट्स की बात अगर की जाए तो इसका देखो आंसर, ग्रहों के विकास की 3 अवस्थाएं मानी गई है एक्चुअली, मतलब वैसे तो है लेकिन अपनी कोर्स की अकॉर्डिंग। फर्स्ट है, यानी कि द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड टू बी द स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लैनेट्स। फर्स्ट है, तारे जो हैं वो निहारिका के अंदर गैस के गुंथित झुंड है, वो अपने पढ़ चुके हैं, अभी जस्ट पीछे पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, द स्टार्स आर लोकलाइज्ड लम्प्स ऑफ गैस विद इन नेबुला, ये अपन पढ़ चुके। और इन जो गुंथित झुंड होते हैं,
इनमें गुरुत्वाकर्षण बल से गैसीय बादल में क्राउड का निर्माण हुआ और इस गैसीय क्राउड के चारों तरफ क्या हो गया, गैस व धूल कणों की घूमती हुई तस्तरी विकसित हो गई। ठीक है, द ग्रेविटेशनल फोर्स विद इन द लम्प्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ए कोर टू द गैस क्लाउड एंड ए ह्यूज रोटेटिंग डिस्क ऑफ गैस एंड डस्ट डेवलप्स अराउंड द गैस कोर। ठीक है, फिर क्या हुआ सेकंड, इस अवस्था में गैसीय बादल का संघनन हो गया, स्टार्ट आरंभ हुआ और क्राउड को ढकने वाला पदार्थ छोटे छोटे गोलों के रूप में डेवलप यानी विकसित हो गया। इन दिस स्टेज द गैस क्लाउड स्टार्ट्स गेटिंग कंडेंस्ड एंड द मैटर अराउंड द कोर डेवलप्स इनटू स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स। फिर तीसरी अवस्था में फाइनली जाके बन गए कि अंतिम अवस्था में इनके अनेक छोटे ग्रहणों के संवर्धित होने पर कुछ बड़े पिंड ग्रहों के रूप में बने। द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट आर स्मॉलर एंड देयर लोअर ग्रेविटी क्लाउड नॉट होल्ड द एस्केपिंग गैसेज। इस तरीके से ग्रहों का हो गया निर्माण। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा सीधा याद कर लेना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसके बाद अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, सौर मंडल क्या है, मतलब हमारा सौर मंडल क्या है, और सोलर सिस्टम व्हाट इज या फिर व्हाट आर आवर सोलर सिस्टम। निहारिका को सौर मंडल का जनक माना जाता है। एक नंबर का क्वेश्चन तैयार हो गया है। द नेबुला फ्रॉम विच आवर सोलर सिस्टम इज सपोज टू हैव बीन फॉर्म्ड। ठीक है, दूसरा, हमारे सौर मंडल में सूर्य जो तारा है उसमें सूर्य तारा है एक, तो भाई क्वेश्चन आ सकता है। पहली बात तो ये कि सौर मंडल का जनक या फिर सौर मंडल का फादर वो कौन है, वो है नेबुला यानी कि निहारिका। सेकंड क्वेश्चन आएगा, हमारे सौर मंडल में क्या क्या आता है, तो हमारे सौर मंडल में आता है सूर्य जो कि तारा है यानी सन, वो स्टार है। सेकंड 8 प्लैनेट्स आते हैं यानी 8 ग्रह आते हैं। 63 मून्स आते हैं यानी 63 उपग्रह आते हैं। और मिलियंस ऑफ स्मॉलर बॉडीज लाइक एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स एंड ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट ग्रेन्स एंड गैसेज। और लाखों छोटे पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह, ग्रहों के टुकड़े से बोलते हैं, धूमकेतु, वृत्त मात्रा में धूल के कण, ये बहुत सारी चीज़ें हमारे सोलर सिस्टम के अंदर आती है। 2 नंबर का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपका तैयार हो गया है। अब जो 7वां और 8वां क्वेश्चन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के अंदर आने के पूरे चांसेस हैं। पहला है, वैसे मैंने ये लिखा है इसको कि भीतरी ग्रह पार्थिव है जबकि दूसरे ज़्यादातर ग्रह जो हैं वो गैसीय। ऐसा क्यों, यानी कि वाई आर द इनर प्लैनेट्स रॉकी वाइल अदर आर मोस्टली इन गैसेस फॉर्म। तो इसका आंसर देखो अपन ने बात करी थी कि 8 ग्रह हैं। ठीक है, 8 ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये हैं भीतरी ग्रह। ठीक है, भीतरी ग्रह ध्यान रखना, क्योंकि ये सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित है तथा यही चारों ग्रह पार्थिव ग्रह भी कहे जाते हैं। यानी आउट ऑफ द 8 planets, Mercury, Venus, Earth and Mars are called as the inner planet because they lie between the sun and the belt of asteroids, and these 4 planets are called terrestrial। ठीक है, टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है पार्थिव ग्रह भी यही कहलाते हैं। अब बात करते हैं बाहरी ग्रह की। तो अन्य जो 4 ग्रह बच गए, 8 थे ना, 8 में से 4 बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये तो हो गए भीतरी मतलब अंदर वाले, और बाहर वाले कौन से, जो पीछे बच गए 4। अन्य 4 ग्रह बाहरी ग्रह कहलाते हैं क्योंकि ये 4 ग्रह गैस से बने विशाल ग्रह या फिर ज़ेवियन ग्रह कहलाते हैं। तो ध्यान रखना, पार्थिव ग्रह वो हैं 4 और ये हैं ज़ेवियन ग्रह। ठीक है, यानी कि द अदर 4 planets आर कॉल्ड द आउटर प्लैनेट्स बिकॉज दे आर कॉल्ड ज़ेवियन और गैस गेंट प्लैनेट्स। ठीक है, और मैंने 2 नोट भी लिखे हैं, नोट भी आपको बताने हैं कि सभी ग्रहों का निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्षों पहले एक ही समय में हुआ था। द ऑल प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड इन द सम पीरियड सम टाइम अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। 1 मार्क्स में आ सकता है। और सेकेंड है, ज़ेवियन का मीनिंग पूछा जा सकता है आपसे। ज़ेवियन का अर्थ है बृहस्पति की तरह, यानी कि ज़ेवियंस मीन्स जुपिटर लाइक, यानी कि लाइक जुपिटर या फिर जुपिटर लाइक, एक ही बात है। ये ज़ेवियन का आपसे मीनिंग भी पूछा जा सकता है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां, पार्थिव व ज़ेवियन। अभी अपन बात करी, इनमें अंतर क्या है, बेसिकली डिफरेंस बिटवीन टेरेस्ट्रियन एंड ज़ेवियन प्लैनेट्स। तो अंतर देखते हैं अपन। आंसर देखो कि पार्थिव ग्रह जनक तारे के बहुत समीप बने जहां अत्यधिक तापमान के कारण गैसें संग्रहित नहीं हो पाई और घनीभूत भी नहीं हो सकी। घनीभूत का मतलब वो ऐसा मान लो कि आगे बढ़ भी नहीं पाई, मिल भी नहीं पाई। और ज़ेवियन ग्रहों की रचना अपेक्षाकृत अधिक दूरी पर होती है। दोनों बेसिक फर्क यही है। द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड इन द क्लोज विकिनिटी ऑफ द पेरेंट स्टार वेयर इट वॉज टू वार्म फॉर गैसेस टू कंडेंस टू सॉलिड पार्टिकल्स। ज़ेवियन प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड एट क्वाइट ए डिस्टेंस लोकेशन। ठीक है, तो ये इसके अंदर बेसिकली अंतर हो गया।
सेकंड अंतर की अपन अगर बात करें तो सौर वायु सूर्य के नज़दीक ज़्यादा शक्तिशाली थी, अतः पार्थिव ग्रहों से ज़्यादा मात्रा में गैस व धूलकण उड़ा ले गई, और पवन इतनी शक्तिशाली न होने के कारण जैवियन जो ग्रह थे उसने गैसों को नहीं हटा पाई। द सोलर विंड वॉज मोस्ट इंटेंस नियरर द सन, सो इट ब्लू ऑफ लॉट्स ऑफ गैस एंड डस्ट फ्रॉम द terrestrial planets. The solar winds were not all that intense, of course, similar removal of gases from the Zeven planets. और एक अंतर और ले लो तीसरा, पार्थिव ग्रहों के छोटे होने से इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी कम रही, जिसके परिणाम स्वरूप इनसे निकली हुई गैस इन पर रुकी नहीं रह सकी. इन द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आर स्मॉलर एंड लोअर ग्रेविटी कुड नॉट होल्ड द एस्केपिंग गैसेस. ठीक है, फिर एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं अपन नौवां, चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई. देखो अपन ने तारों की उत्पत्ति पढ़ ली, यानी स्टार्स की पढ़ ली, ग्रहों की पढ़ ली, प्लैनेट्स की पढ़ ली, अब पढ़ने अपन चंद्रमा की, नहीं मून की. हाउ डिड मून ओरिजिनेट. आंसर देखो, चंद्रमा पृथ्वी का अकेला प्राकृतिक उपग्रह है. ठीक है, इन द मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. वैज्ञानिकों क्या कहते हैं इसके बारे में. वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी के उपग्रह के रूप में चंद्रमा की उत्पत्ति बड़े टकराव का नतीजा है, जिसे द बिग सप्लेट कहा जाता है. ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, द बिग सप्लेट किसे कहा जाता है. तो एक बड़ा टकराव है जिसे चंद्रमा में उत्पत्ति हुई थी, उसे कहा जाता है. ठीक है, क्या होता है इसके बारे में अभी पढ़ेंगे. पहले एक बार हिंदी में पढ़ लो ताकि इंग्लिश ईजी हो जाएगी. फिर क्या माना जाता है इसमें. ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के बनने के कुछ समय बाद ही मंगल ग्रह के 1 से 3 गुना बड़े आकार का पिंड है ना, वो पृथ्वी से टकराया था. ठीक है, और ये टकराव इतना खतरनाक था कि इस टकराव से पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया. ठीक है, और फिर टकराव से अलग हुआ ये पदार्थ फिर पृथ्वी के कक्ष में घूमने लगा, और क्रमशः आज का जो भी अपन दिखाई देता है चंद्रमा वो बना. और ये घटना या चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग 4.44 अरब वर्ष पहले हुई थी. तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ईजी है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं, एक स्टोरी टाइप है. ठीक है, द मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, ये बात तो है ही है. दूसरा, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, एज ए सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज एन आउटकम ऑफ गियंट इम्पैक्ट, या फिर ऐसा मान लो कि वर्ड इज डिस्क्राइब्ड एज द बिग स्प्लेट, ए बॉडी ऑफ द साइज ऑफ 1 to 3 टाइम्स, यानी कि एक से 3 गुना के बीच में, या तो 1 गुना या फिर उससे 3 गुना, लगभग इतना, ट्रिपल टाइम्स दैट ऑफ मार्स collided into the earth sometime shortly after the earth was formed. It blasted a large part of the earth into space. This portion of blasted material then continued to orbit the earth and eventually formed into the present moon about 4.44 billion years ago. ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो सकता है. और छोटे क्वेश्चन में अगर बनेंगे तो वो इसी से बनेंगे. देखिए, ये पूछ सकता है कि द बिग स्प्लेट जो सिद्धांत है, थ्योरी है, वो किससे रिलेटेड है, या फिर वो किसका ओरिजिनेट को शो करती है, तो चंद्रमा की उत्पत्ति को शो करती है. तो बहुत सारी बातें इसमें बनती है. 1 मार्क्स में इस नोट्स को आपको अच्छे से पढ़ना है. ठीक है, अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10. पृथ्वी के विकास संबंधी अवस्थाओं को बताते हुए हर अवस्था या फिर चरण को संक्षेप में वर्णित कीजिए. लिस्ट द स्टेजेस इन द एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड एक्सप्लेन ईच स्टेज इन ब्रीफ. ठीक है, आंसर देखो, प्रारंभ में देखो पृथ्वी थी चट्टानी, फिर गर्म और वीरान ग्रह थी, जिसका वायुमंडल विरल था, जो हाइड्रोजन व हीलियम से बना था. ठीक है, द प्लैनेट अर्थ इनिशियली वॉज ए बैरन रॉकी एंड हॉट ऑब्जेक्ट विद ए थिन एटमॉस्फेयर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम. अब अपन लेते हैं इसकी कौन कौन सी ऐसी अवस्थाएं हैं, या इसका कौन कौन से स्टेज चरण है. तो पृथ्वी के विकास की निम्नलिखित अवस्थाएं हैं. द फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द अर्थ. तो फर्स्ट स्टेज या फर्स्ट अवस्था देखो, स्थलमंडल का विकास, डेवलपमेंट ऑफ द लिथोस्फीयर. ठीक है, पृथ्वी अपनी प्रारंभिक अवस्था के दौरान ज़्यादातर अस्थिर अवस्था में थी. द अर्थ वॉज मोस्टली इन वेलेटाइल स्टेज ड्यूरिंग द प्रीमोर्डियल स्टेज, यानी जब शुरुआत के अंदर अस्थिर थी, फिक्स नहीं थी. ठीक है, फिर क्या हुआ धीरे धीरे कि घनत्व के क्रमिक वृद्धि के कारण अंदर के तापमान में हुई वृद्धि, डेंसिटी जैसी बढ़ी ना अर्थ पर, तो उसमें क्या हो गया, टेम्परेचर में वृद्धि होगी, टेम्परेचर बढ़ गया. और उसके बाद में क्या हुआ, परिणाम स्वरूप अंदर के जो पदार्थ थे उनके घनत्व के आधार पर अलग होने लग गए. टेम्परेचर अंदर बढ़ा तो उससे कुछ चीज़ें टूट के अलग होने लग गई. ठीक है, यानी कि ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन डेंसिटी द टेम्परेचर इनसाइड हैज़ इंक्रीज्ड, अंदर का टेम्परेचर बढ़ने लग गया. और फिर क्या हुआ कि एज ए रिजल्ट द मटेरियल इनसाइड स्टार्टेड गेटिंग सेपरेटेड
डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज, उस डेंसिटी की वजह से वो अलग अलग होने लग गए, ठीक है। और इसी अलगाव के कारण, मतलब ये अलग अलग जो हो रहे हैं ना, इसी अलगाव से भारी पदार्थ जैसे कि लोहा हैं पृथ्वी के अंदर में चले गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह या ऊपरी भाग की तरफ आ गए, ठीक है। यानी कि दिस अलाउड हैवियर मटेरियल्स लाइक आयरन टू सिंक टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड द लाइटर वंस टू मोर टुवर्ड्स द सरफेस, वो आगे ऊपर। और उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में ये हुआ कि समय के साथ ये और ठंडे हुए और ठोस रूप में परिवर्तित होकर छोटे आकार के हो गए और अंततोगत्वा मतलब लास्ट में, फाइनली, अंततः यह पृथ्वी की भूपर्पट्टी के रूप में, यानी जो ऊपर की जो लेयर है उसके रूप में विकसित हो गए, ठीक है। यानी कि विथ पैसेज ऑफ टाइम, जैसे टाइम बीतता गया, इट कूल्ड फर्दर एंड सॉलिडिफाइड, ठोस होते गए, एंड कंडेंस्ड इनटू ए स्मॉलर साइज, छोटे छोटे आकार में बदलने लग गए। और दिस लेटर लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द आउटर सरफेस इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट। इस तरीके से ये अर्थ की जो ऊपर की लेयर है वो तैयार हो गई बन के, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है वायुमंडल व जलमंडल का विकास, ठीक है, यानी कि एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। इसमें क्या है कि पृथ्वी के वायुमंडल की जो वर्तमान संरचना में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का प्रमुख योगदान है। द प्रेजेंट कंपोजिशन ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज चीफली कंट्रीब्यूटेड बाय नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। वर्तमान वायुमंडल के विकास की 3 अवस्थाएं, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से अलग से क्वेश्चन में आ सकता है कि वर्तमान जो वायुमंडल उसके विकास की अवस्थाएं कितनी, तो 3 है, ठीक है। यानी कि देर आर 3 स्टेजेस इन द एवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट एटमॉस्फेयर। फर्स्ट है आदिकालिक वायुमंडलीय गैसों का ह्रास हुआ, मार्क्ड बाय द लॉस ऑफ प्रिमोर्डियल एटमॉस्फेयर। सेकेंड है पृथ्वी के भीतर से निकली भाप एवं जलवाष्प, यानी कि द हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ कंट्रीब्यूटेड टू द एवोल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। तीसरा है जैव मंडल का प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा संशोधन, मॉडिफिकेशन ऑफ बायोस्फीयर बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आपका कंप्लीट। दो स्टेज इसके अंदर, ध्यान रखना दोनों स्टेज को आपको अच्छे से, सॉरी दो नहीं, अभी एक और है, तीसरी स्टेज तो करना भूल ही गई, वेरी इंपॉर्टेंट, तो वही है जीवन की उत्पत्ति, ठीक है, ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो जीवन की उत्पत्ति अलग से ही पूछा जा सकता है, ओरिजिन ऑफ लाइफ। ध्यान रखना तीसरा जो पॉइंट है वो अलग से भी पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है 2 मार्क्स में। जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, तो ध्यान रखना पृथ्वी की उत्पत्ति का अंतिम चरण जीवन की उत्पत्ति है, ठीक है। 3 चरण है इसके अंदर। पृथ्वी की उत्पत्ति का अंतिम चरण जीवन की उत्पत्ति व विकास से संबंधित है, ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी द लास्ट फेज इन द एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ रिलेट्स टू द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। वो क्या है कि आधुनिक वैज्ञानिक जीवन की उत्पत्ति को एक तरह की रासायनिक प्रतिक्रिया बताते हैं। आधुनिक जो वैज्ञानिक है ना, वो जीवन की उत्पत्ति को क्या बताते हैं, रासायनिक प्रतिक्रिया, यानी केमिकल रिएक्शन बताते हैं। मॉडर्न साइंटिस्ट रेफर टू द ओरिजिन ऑफ लाइफ एज ए काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिससे पहले जटिल जैव यानी कि कार्बनिक अणु बने और उनका समूहन हुआ और फिर क्या हुआ, निर्जीव पदार्थ को जीवित तत्व में परिवर्तित कर सका, विच फर्स्ट जनरेटेड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड असेंबल्ड दैम एंड कुड कन्वर्ट नॉन लिविंग मैटर इनटू लिविंग मैटर। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। पहले निर्जीव बना, उसके बाद में जीवित के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ये इस तरीके से जो जीवन की उत्पत्ति है वो प्रारंभ हुई। तो अलग से भी इसको पूछा जा सकता है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। अब फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 11वां, महासागरों का निर्माण किस प्रकार हुआ, हाउ वर द ओशियन फॉर्म्ड। तो इसका आंसर देखो कि आरंभ में क्या हुआ था, स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि वायुमंडल में जलवाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन व अमोनिया अधिक मात्रा में और स्वतंत्र ऑक्सीजन बहुत कम थी। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, दोनों लाइन है, ठीक है, तीनों लाइन है कि द अर्ली एटमॉस्फेयर लार्जली कंटेन्ड वाटर वेपर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया एंड वेरी लिटिल टू फ्री ऑक्सीजन। गैसों का नाम आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले वाटर वेपर यानी कि जलवाष्प, फिर नाइट्रोजन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अमोनिया, ये तो थे ठीक, लेकिन ऑक्सीजन थोड़ी कम थी। मतलब ये सभी थोड़े कम थे, मतलब स्वतंत्र नहीं थे, सभी कम थे, ऑक्सीजन समेत सभी कम थे। फिर क्या हुआ कि कॉन्टिन्यूस वोल्केनिक इरप्शन कंट्रीब्यूटेड वाटर वेपर्स एंड गैसेस टू द एटमॉस्फेयर। फिर क्या हुआ कि लगातार जो ज्वालामुखी विस्फोट हुए उससे वायुमंडल में जलवाष्प गैसें बढ़ने लग गई। सीधी सी बात, ज्वालामुखी जब फटती है, बाहर निकलती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट निकलती है, ठीक है, और गैसें निकलती है, तो फिर वो गड़बड़ हो गई। फिर पृथ्वी के ठंडा होने के साथ साथ जलवाष्प का हो गया संघनन शुरू, मतलब वो इकट्ठा होना शुरू हो गया, ठीक है। यानी एज द अर्थ कूल्ड द वाटर वेपर रिलीज्ड स्टार्टेड गेटिंग कंडेंस्ड। फिर क्या हुआ
कि पृथ्वी के ठंडा होने से वो शुरू हो गए। तो उसके बाद में वायुमंडल में उपस्थित जो CO2 थी, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी, उसके वर्षा के पानी में घुलने से तापमान में और ज़्यादा गिरावट आ गई। ठीक है, ठीक है, यानी कि जो द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफियर गॉट डिजॉल्व इन रेन वाटर एंड द टेम्परेचर फर्दर डिक्रीज्ड कॉजिंग मोर कंडेंसेशन एंड मोर रेन्स। फलस्वरूप अधिक संघनन व ज़्यादा बारिश हुई। फिर क्या हुआ, द रेन वाटर फॉलोइंग ऑन टू द सरफेस गॉट कलेक्टेड इन द डिप्रेशंस टू गिव राइज द ओशियंस। तो पृथ्वी के धरातल पर वर्षा जल गर्तों में, जो बीच जैसे वो होती है ना गर्त, मतलब ऐसा मतलब रास्ते, ऐसे जल जिधर से निकलता हो जल गर्त हो जाती है, उन गर्तों में इकट्ठा होने लगा, जिससे महासागर बन गए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कैसे बने। पहले गैसों के बारे में बताना है, फिर अंदर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, पृथ्वी गर्म थी तो विस्फोट हुआ, फिर पृथ्वी ठंडी हुई, ठंडी होने के बाद में जो CO2 थी वो वर्षा के पानी के, उस बारिश वाले जल में मिल गई, और मिलने के बाद में वर्षा जो है वो ज़्यादा हुई, और इससे महासागर, जो गर्तों के रूप में पानी बहने लगा और महासागरों का निर्माण हो गया, ओशंस बन गए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 12 देखो, विभेदन प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज मेंट बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन? आंसर देखो, पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान विभेदन की क्रिया के फलस्वरूप भारी पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में और हल्के पदार्थ पृथ्वी की ऊपरी सतह में चले गए। एज ए रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ, हैवी मैटर मूव टू द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड लाइटर मैटर टू द अपर सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, फिर क्या हुआ, पृथ्वी में हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थों के पृथक होने की प्रक्रिया को विभेदन कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ लाइट एंड हैवी डेंसिटी इन द अर्थ इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो 1 मार्क्स में आता है तब तो नीचे वाले 2 लाइन भी लिख दोगे तो ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूरी प्रक्रिया प्रोसेस समझता है, समझना चाहता है 2 मार्क्स में, तो फिर आपको ये पूरा आंसर लिखना है। अब देखते हैं अपने इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, पार्थिव ग्रह चट्टानी क्यों है? वाई आर द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स रॉकी? तो आंसर देखते हैं। पार्थिव, पहली बात तो आंसर जब भी लिखो तो पार्थिव ग्रह आपको याद होने चाहिए, मैं पहले आपको याद करवा के आ चुका। पार्थिव ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये 4 पार्थिव ग्रह हैं। ठीक है, यानी कि ये 4 आपके जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हैं, ये पृथ्वी के समान ही शैलों और धातुओं से बने हैं और अपेक्षाकृत ज़्यादा डेंसिटी इनकी होती है, ज़्यादा अधिक घनत्व वाले हैं। ठीक है, यानी कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स। अर्थ लाइक एज दे आर मेड अप ऑफ रॉक एंड मेटल्स। यही कारण है कि पृथ्वी की तरह रॉक और मेटल से बने हुए, इसीलिए तो रॉक ही है। ठीक है, ये अपने जनक तारे के बहुत ही नज़दीक बने, जहाँ अत्यधिक तापमान के कारण जो गैसें हैं ना वो इकट्ठी संग्रहित नहीं हो पाई तथा घनीभूत भी नहीं हो सकी, मतलब घुल मिल भी नहीं हो सकी। इसी कारण पार्थिव ग्रह चट्टानी है, ये मेन कारण है। दे वर फॉर्म्ड इन द क्लोज विकिनिटी of the parent star where it was too warm for gases to condense to solid particles, so the terrestrial planets are rocky। ठीक है, इस तरीके से रॉकी हैं। तो बहुत ही प्यारा सा चैप्टर था, बहुत ही इजी सा चैप्टर था, ज़्यादा समझने वाली बात है ही नहीं, सीधी सीधी याद करने वाली बातें इसके अंदर है। डायरेक्ट याद करो, बस नोट्स मेरे साथ आपको बनाने हैं, ऐसे नहीं कि स्क्रीनशॉट लेके छोड़ दो, वो आपकी, मेरा तो कहना हाथ है, बाकी आपको समझना है। नोट्स अगर आपने उतारे हैं मेरे साथ के साथ तो ईजिली आप इसको रिवाइज, आधे तो याद वैसे ही हो जाएंगे और 2-3 बार इसको पढ़ देना याद हो जाएंगे। इसके बाद में एक बहुत ही शानदार MCQ का वीडियो आएगा इसी चैप्टर का, उसको आपको बहुत ही परफेक्ट तरीके से उस टेस्ट को देना है और कमेंट करके बताना कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि आपको हाथों हाथ उसमें आंसर भी पता चल जाते हैं। तो आप उस कमेंट उसी टेस्ट को देख के बता भी सकते हो कि आपके मार्क्स क्या आ रहे हैं। ठीक है, तो फिर ये अपना चैप्टर हो गया कंप्लीट। ओके।